नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार के चुनाव की वोटिंग का दिन अब करीब-करीब आने लग गया है। 6 तारीख को पहला चरण की वोटिंग होनी है, फिर 11 तारीख को दूसरे चरण की होनी है और 14 नवंबर को साफ हो जाएगा तस्वीर कि बिहार की जनता क्या चाहती है। सब लोग अपने-अपने अनुमान लगा रहे हैं, बहुत सारे के सर्वे आए हैं, बहुत सारी बातें हुई है। किसी की नज़र में नीतीश कुमार जी अब भी आगे चल रहे हैं, किसी की नज़र में तेजस्वी जी बड़ा कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी कहाँ हैं? इस सवाल पर ज़्यादातर सर्वे चुप हैं। उनका क्या फ़ायदा होगा? क्या नुकसान होगा? प्रशांत किशोर जी क्या करेंगे? इस पर तमाम लोगों से बातचीत होती रहती है, सर्वे आते रहते हैं। लेकिन आज हम ऐसी पर्सनैलिटी से बात कर रहे हैं जो लगातार वो चुनावी मौसम वाले लोग नहीं हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए पॉलिटिकल टूरिस्ट कहते हैं, इलेक्टोरल टूरिस्ट कहते हैं। वो उन लोगों में से नहीं है जिनकी नज़र साल भर 365 दिन और 24/7 नज़र रहती है हिंदुस्तान की ज़मीन पर, हिंदुस्तान की सामाजिक, राजनीतिक ज़मीन पर। ट्रैक करते रहते हैं वो। हर महीने ट्रैक करते हैं सरकारों को, सरकार के कामकाज को, विपक्ष को, राजनेताओं को, तमाम तरीके के। तो इसका मतलब होता है कि उनकी नज़र से देखने से आपको ज़्यादा गहराई से बातें समझ में आती हैं। तो इसलिए हमने हमारे मित्र, मेरे भाई यशवंत देशमुख जी को याद किया। यशवंत देशमुख के सी वोटर लगातार देखती रहती हैं हिंदुस्तान की नज़र पे और वो दुनिया में कहीं भी रहें, हिंदुस्तान में उनका दिल लगा रहता है। यशवंत, बहुत-बहुत स्वागत है और इस समय भी आप पटना में हैं, हम तो दिल्ली में जी। बैठे हैं। तो फिर मैंने कहा वैसे तो आप कहीं भी बैठे हैं, आपकी नज़र रहती है, सी वोटर की नज़र भी रहती है। लेकिन अभी मैंने एक सर्वे देखा सी वोटर का जो आज आया है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अलग तरीके का सर्वे है और अलग नज़रिए से अलग तरीके के सवाल आपने रखे हैं। ये सवाल थोड़ा-सा दिमाग भी घुमाते हैं, कुछ सोचने के लिए भी तय करते हैं और कुछ नई चीज़ें दिखाते हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं जो आपने किए? फिर हम एक-एक सवाल पर बात करेंगे। नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी एक चुनाव पर बात होती रहती है। तो क्या आपको लगता है इस सर्वे से पहले मैं समझना चाहता हूँ कि जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को साथ रखकर अपनी सरकार बनाने की एक्सरसाइज कर रही है और राहुल गांधी जी तेजस्वी के भरोसे महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। इसमें कोई बदलाव लग रहा है आपको? बदलाव केवल इतना लग रहा है, जितनी पिछले यहाँ 2 दिन में बातचीत में मुझे इतना समझ में आया, और आंकड़ों को मैं यहाँ पे रण क्षेत्र में केवल इसलिए आता हूँ क्योंकि आंकड़े क्या हो रहा है ये तो बताते हैं। क्यों हो रहा है उसको अक्सर समझने के लिए मैदान में घुस के समझना जमीन पड़ता है कि जमीन की आखिर हवा हो से क्या समझना, रहा है। हवा से समझना। हाँ, ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो जैसे हम लोग ने पहले बातचीत में देखा था कि नीतीश जी से नाराजगी नहीं है, फटीग है, ये समझ में आया था। बीजेपी का भी एक वोटर है और बड़ा क्लास है, लेकिन ओवरऑल जो बात समझ में आई वो ये कि चाहे जंगल राज के नाम से, चाहे किसी भी तरीके से आप कोई भी इक्वेशन उठाएं, तो ये दो कैंप बड़े ऐसे हैं यहाँ पर जिनके बीच में वोटरों की आवाजाही लगभग न के बराबर है। मतलब वो हाँ, एक दूसरे को डरा करके वोट देने वाले कैंप हैं। और उसके सामाजिक ताने बाने में, इक्वेशन में नीतीश जी एक ऐसे इकलौते वो फैक्टर रहे हैं जिन्होंने 2015 में जब वो उधर गए तो अपने साथ में लेकर के सत्ता उधर चले गए। तो नीतीश जी का एक अपना इंडिपेंडेंट फैक्टर था। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब सारी पार्टियां अलग लड़ी थी, तभी भी नीतीश जी 14% वोट खींच के ले गए थे। तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि एक उनका उतना बेस है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पॉपुलैरिटी के बावजूद भी ये क्लैरिटी थी कि बिना नीतीश कुमार के बिहार उनके हाथ में नहीं आएगा। तो सब कुछ होने के बाद में भी 2024 के ठीक पहले उन्होंने फिर नीतीश कुमार को खींच करके वापस लाए। और अब सर्वविदित है कि केंद्र सरकार की 2 बैसाखियां जो हैं, एक आंध्र और एक बिहार है, सबको मालूम है, इसमें कोई जी। वो बड़ी है। बात नहीं है। तो नीतीश कुमार का फैक्टर वो एक स्टैंड अलोन फैक्टर है जिसको हम लगातार नापने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो हमारे यहाँ कभी 16-17 घट गई, लेकिन उसके बावजूद भी हम बार बार ये कह रहे थे कि इनसे नाराजगी नहीं है, ऊब है। ऊब और जी, नाराजगी का इमोशन अलग अलग होता है, तो हम ये अलग-अलग नापने। दूसरा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम ये समझना चाहते थे कि क्या हुआ क्या है एक्चुअली में, क्योंकि जितना ये मोटे तौर पे समझ में आया है कि भाजपा के टिकट बहुत उनकी उम्मीद के हिसाब से अच्छे नहीं बटे, टिकट काट नहीं पाए नॉन परफॉर्मिंग लोगों के ज्यादा। और इसलिए एकाएक ये लग रहा है कि अंत में बीजेपी को भी ये समझ में आ रहा है कि बिना नीतीश कुमार को आगे किए और बिना उनके साथ में प्रॉपरली सिंक्रोनाइज किए हुए ये नैया पार होने वाली नहीं है।
इसीलिए पिछले 2-3 हफ्तों में आपने देखा होगा, पहले सम्राट चौधरी ने इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू दिया जो फ्रंट पेज की लीड बनी कि कोई भी कयास कि नीतीश कुमार के अलावा कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है, वो उन्होंने उस चैप्टर को क्लोज कर दिया वंस एंड फॉर ऑल। दूसरी चीज, सम्राट चौधरी के ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती सामान्य तौर पर, सिवाय इसके कि प्रशांत किशोर पूरा लाव लश्कर लेकर के उनपे कई हफ्तों से चढ़ाई हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं वो समझना चाहता था कि ये क्या है, मतलब प्रशांत किशोर मूर्ख तो नहीं है। ऑफ ऑल द पीपल इन बिहार उनको सम्राट चौधरी क्यों मिला जिसके ऊपर उन्होंने चढ़ाई कर रखी, तो कोई कारण होगा। तो ये समझ में आया कि प्रशांत किशोर पोस्ट नीतीश सिनेरियो में जो नीतीश कुमारी वाली जगह को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं एज ए किंग मेकर या किंग हिमसेल्फ जो भी है। सी वोटर का ट्रैकर तो लीक नहीं हो गया प्रशांत जी को, क्योंकि वो जो नहीं, वो भी हम नापना चाहते थे असल में प्रशांत किशोर जी के साथ में ये कि हमने उनकी जर्नी पिछले एक साल में 2-3% से 23% तक की जर्नी को भी मैप किया। अब ये भी एक समझना था कि आखिर ये वोट में कितना कन्वर्ट हो रहा है। बीच में इतनी चीजें हो गई, प्रशांत जी ने कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उनके बयान कई सारे ऐसे आ गए जो थोड़े से कंफ्लिक्टिंग से लगे। अभी मैं एक देख रहा था, शायद राहुल कमल वाला शो था, जिसमें उन्होंने बोला कि इसका कोई भरोसा नहीं, हमारा आदमी आएगा जीत के भाग जाएगा, चले जाएंगे उनके एमएलए चले जाएंगे, ठीक है। फिर इसके पहले वाला एक इंटरव्यू देखा जिसमें उनसे एंकर ने सवाल पूछा कि अगर आपको नीतीश और तेजस्वी इन्हीं दोनों के बीच में किसी को चुनना हो तो उन्होंने कहा बेशक नीतीश, मतलब इसमें कोई वो नहीं। जैसे ही वो मैंने सुना, मैंने कहा कि ये शायद टेंजेंट मैसेजिंग है, अगर आप उसको इससे समझें। फिर इसीलिए मैंने उस दिन टीम को बोल करके 2-3 सवाल ऐड कराए। मैंने कहा कि एक सवाल ऊपर से दोबारा डाल दो जो हम पहले पूछते थे, जैसे केंद्र में हम राहुल वर्सेस मोदी पूछते हैं एक सवाल कि अगर इन दोनों में से चुनना हो तो किसको चुनेंगे, तो हमने वो वाला सवाल वापस दिलवाया कि अगर केवल तेजस्वी और केवल नीतीश में से चुनना हो तो, क्योंकि नीतीश कुमार 15-16% पे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या है, क्योंकि सम्राट चौधरी भी आ रहे हैं 10-12, चिराग पासवान भी। जब आप एनडीए के तमाम नेताओं को जोड़िए तो पता लगता था वो 40% टच करने लगते थे। तो ये कन्वर्टेबिलिटी है कि नहीं, ये जानने के लिए हमने 2-3 सवाल ऐड किए। एक तो ये ऐड किया कि एक तो सवाल हम बिना, जिसे हम सर्वे की भाषा में वर्बेटिम कहते हैं, मतलब हम विजय जी से कोई ऑप्शन नहीं देंगे। विजय जी से बोलेंगे टॉपिक, भाई विजय जी आप किसको मुख्यमंत्री, तो विजय जी 1000 नाम में से कोई भी नाम बता सकते हैं, वो एक। फिर उसके बाद में हमने ये पूछा कि अच्छा ये व्यक्ति उपलब्ध ना हो तो दूसरा आपके लिए व्यक्ति कौन सा होगा जिसको आप मुख्यमंत्री चुनना चाहेंगे। फिर उसके बाद में हमने पूछा कि अच्छा मानिए बाकी सारे लोग अनुपलब्ध हैं लेकिन केवल यही 2 लोग बचे हैं जिनमें से मुख्यमंत्री चुनना, तो आप किसको चुनेंगे। तो ये समझने के लिए इसलिए था क्योंकि तमाम लोगों के जो लोग नाम लेते हैं पार्टियों के और नेताओं के, इवेंचुअलिटीज में जिस समय वो उस दिन वोटिंग मशीन पे बटन दबाने वाला होगा व्यक्ति या महिला, वो पुरुष या महिला, उस समय वो इवेंचुअलिटीज और बॉटम लाइन पे ही वोट डालेगा। बिल्कुल, ये दिमाग में रखते हुए हमने ये सारे सवाल पूछे थे। तो 2 चीजें उसमें समझ गए। पहली तो बाइपोलैरिटी। जी हाँ बोलिए। नहीं, बाइपोलैरिटी में ये समझ में आया कि नॉर्मल तरीके से जो 15-16% नीतीश जी के लिए लोग बोल रहे हैं, जब बाइपोलैरिटी इंड्यूस होती है तो नीतीश जी के लिए ऑलमोस्ट 45% फिगर पहुंच जाता है, और बाइपोलैरिटी इंड्यूस होने पे तेजस्वी यादव 38 से 41 पहुंच जाते हैं। तो बाइपोलैरिटी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो है जो उत्तर प्रदेश में जब इंड्यूस हुआ था, तो बावजूद इसके कि प्रियंका जी ने बड़ी मेहनत की, बावजूद इसके कि मायावती जी लगी हुई थी, ये दोनों पार्टियां उड़ गई, तंबू समेत उखड़ गया मामला। और आपने देखा कि बाइपोलैरिटी में बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी वहां पर हो गया इवेंचुअली, और समाजवादी पार्टी एज ए पोल आ गई। तो बाइपोलैरिटी में तीसरे की गुंजाइश होती नहीं अगर, लेकिन प्रशांत किशोर यहां पे इतना ज्यादा ट्रैक्शन ले रहे हैं और अंत में वो अपने आप को एक तरह से थोड़ा सा विड्रॉ सा करते हुए दिख रहे हैं, तो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि आखिर उनका वोटर चाहता क्या है। तो 2 चीजों में हमको समझ में आया कि जब हम दूसरे नेता का नाम पूछ रहे हैं तो नीतीश जी के लोग या बीजेपी के बाकी सपोर्ट जो कैंडिडेट के सपोर्टर्स हैं, वो उनमें से तेजस्वी यादव की ओर कोई नहीं जा रहा है, वो ज्यादातर वापस नीतीश कुमार के नाम की ओर आ रहा है। तो सम्राट चौधरी के नाम लेने वाले नीतीश का नाम ले रहे हैं और नीतीश का नाम लेने वाले सम्राट चौधरी का ले रहे हैं, उसमें आपस में कंफ्यूजन नहीं।
सेम वही महागठबंधन का है, जो तेजस्वी का नाम ले रहा है वो कोई और नाम लेना ही नहीं चाहता, वो तेजस्वी पे कायम है, दैट्स इट, उसको कोई और नहीं चाहिए। लेकिन प्रशांत जी का नाम लेने वाले जो लोग हैं उनमें लगभग आधे लोग नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं और आधे लोग प्रशांत के ऊपर ही हटे हुए हैं, मतलब 40-40 के आसपास, 100 में 40 या 100। तो एक मोटा हिसाब मैंने लगाया कि अगर ये मैं मान के चलूं कि जो लोग प्रशांत किशोर का नाम पहली बार में भी ले रहे हैं और दूसरी बार में भी ले रहे हैं कि कोई नहीं चाहिए, तो 20% के आसपास अगर उनका ट्रैक्शन है और 40% उसमें से 20 का 40, तो लगभग 8% के आसपास आता है। तो हालांकि ये वोट शेयर का प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन एक अंदाजा दर्शकों को आपके समझाने के लिए कि शायद वो 8%, तो ऊपर नीचे आप मान लीजिए, तो शायद 6 से 10-11% के बीच में वर्स्ट के सिनेरियो में उनका कन्वर्जन शायद हो जाए। अगर 20 का 20 कन्वर्ट कर ले जाए तो बात ही अलग है, तब तो वो किंग भी बन सकते हैं, किंग मेकर भी बन सकते हैं, वी डोंट नो कितना होगा, क्योंकि नई पार्टी है, उसका हम वोट शेयर नहीं निकाल सकते, कोई इलेक्टोरल बेस नहीं होता विजय जी। नई पार्टी का कोई इतिहास हो तब हम उसके ऊपर कुछ हम कैलकुलेशन करेंगे ना, इतिहास भूगोल नहीं है तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन नीतीश जी का जो ट्रैक्शन मुझे दिखा उस तरीके से, तो इतना समझ में आया कि अंत में घूम फिर के मामला अगर ये बाइपोलैरिटी की ओर गया, देन इट विल बिकम नीतीश वर्सेस तेजस्वी। और बीजेपी को अगर ये समझ में आ गया है कि ब्रांड नीतीश के बगैर हमारा भला नहीं होना है, तो उस केस में वो लोग जो है संगठनात्मक रूप से हर तरीके से अगर लगेंगे तो ये मामला उनके पक्ष में ज्यादा जाता हुआ मुझे दिखाई देगा। ऐसा ऐसा मुझे यहाँ की बातचीत से समझ में आया। और आपने कांग्रेस एमजीबी का जो नाम लिया वो इक्वेशन अलग ही है, तो उनका भी चर्चा कर लेंगे। उसके बात करते हैं। हम इस सर्वे के जो फिगर्स हैं उस पर बात करें, लेकिन उससे पहले 2 सवाल जो इस सर्वे से निकलकर और आपने जो बात की उसमें नीतीश कुमार जी को लेकर ही बात करते हैं पहले, लेकिन प्रशांत किशोर जी से। एक तो प्रशांत किशोर जी के लिए क्या है कि सी वोटर ने सबसे ज्यादा ट्रैक्शन प्रशांत किशोर को दिया है। मतलब सबसे ज्यादा, मतलब बिहार में सबसे ज्यादा नहीं, लेकिन सारे जो सर्वे करते हैं, ओपिनियन करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा आपने दिया है 23% तक का वोट एज ए प्रिफर्ड सीएम प्लेस। जन स्वराज का वोट जो होगा वो अलग मुद्दा है, ठीक है। पहली बात तो ये कि क्या जब आप आज कह रहे हैं तो हमें समझना चाहिए यशवंत जी से कि ये क्या अब इलेक्शन आज बाइपोलर इलेक्शन की फेज पर पहुंच गया है, पहली बात। दूसरी बात, जन स्वराज का वोट क्या खेल बिगाड़ने की स्थिति में है। तीसरी बात, प्रशांत किशोर जी के जितने सवाल, जितने बयानों का आपने जिक्र किया, वो क्या बताता है? प्रशांत किशोर जी ने विथड्रॉ कर लिया है, उनके चुनाव नहीं लड़ने से उनका नुकसान हुआ है। नीतीश कुमार जी की वो पसंद बताते हैं। मैं तो अक्सर मजाक में भी कहता रहा कि भाई वो प्रशांत किशोर जी नीतीश जी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, सॉरी टू से, बीजेपी की तरफ, मतलब वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो हमेशा पूरे चुनाव में तेजस्वी के खिलाफ लड़ते रहे। और मैंने आमतौर पर ये देखा कि चुनाव लड़ने के लिए आपको सरकार के खिलाफ खड़ा होना होता है। प्रशांत जी बात कर रहे हैं सम्राट को लेकर करते हैं, सम्राट तो मुझे समझ में आ गई बात की, जैसे आप समझ रहे हैं वैसे सम्राट को उन्होंने समझा, लेकिन मोटे तौर पे उनका चुनाव अभियान नीतीश कुमार की बजाय तेजस्वी के खिलाफ रहा। और जब वो ये भी कहते हैं कि मुझे चुनना होगा तो नीतीश को चुनूंगा, और उनका वोटर भी यही कह रहा है, प्रशांत के बाद नीतीश को चुनेंगे। तो इसको पहले प्रशांत फैक्टर को मुझे समझाइए, फिर मैं बीजेपी वाले फैक्टर पे आता हूँ, फिर उसके बाद हम सर्वे पर करते हैं। प्रशांत कहाँ है आज? प्रशांत एक अजीब सी कास्ट एग्नोस्टिक तरीके की करना चाहते हैं, मतलब मुझे लगता है। और एक उन्होंने युवा मतदाताओं का जो चेंज मेकर जिसे कह सकते हैं, जिसकी एस्पायरेशनल वोट जिसे कह सकते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी का 2013 का एक ट्रैक्शन था, उस तरीके का उन्होंने ट्रैक्शन कैप्चर करने की कोशिश की। हालांकि उनकी और तुलना मैं नहीं इसलिए करना चाहता किसी से, क्योंकि आम आदमी पार्टी में क्या था, अन्ना आंदोलन को पिगी राइट करके बन गई थी। मतलब सोशल और पॉलिटिकल कैपिटल जो उनका बना अरविंद केजरीवाल का, तो अन्ना आंदोलन से ही निकल के बना। प्रशांत किशोर को तो उस तरीके का कोई आंदोलन का मिला नहीं। प्रशांत किशोर कोई जातिगत अपना बेस लेकर के, वैसे मूलतः वो सवर्ण है, लेकिन उन्होंने कम से कम इतना क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने कोई ब्राह्मण होने का या सवर्णों की पॉलिटिक्स करने का कोई उस तरीके का उन्होंने प्रयास नहीं किया। तीसरा ये फायदेमंद भी नहीं होता ना, ये तो राजनीतिक चतुराई भी मैं देख, हाँ फायदेमंद भी नहीं होता उनको, ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है। तो उनका जो एक बेस जो वो अपना बनाना चाह रहे थे, वो मुझे लगा कि शायद वो एक तीसरी पार्टी का नीतीश जी वाली जगह वो लेना चाहते थे आने वाले समय में, जो
वो शायद अगर लगे रहेंगे तो हो सकता है कि 5 साल में ले भी ले। आज की तारीख में मुझे लगता है कि जो उनका ट्रैक्शन सीएम बनाने वाला जो दिखता है, उसका वोट उतना बिल्कुल नहीं होगा, मुझे जितना अभी समझ में आ रहा है। वोट में कन्वर्जन मुझे होता हुआ, क्योंकि कैंडिडेट सब डिक्लेयर हो गए हैं, सब जगह हो गया है। कुछ जगहों पे कैंडिडेट्स उनके अच्छे खासे लड़ भी रहे हैं, मानता हूं, लेकिन वो इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में भी उनका फर्क है, इसलिए लड़ रहे हैं। अब वो बहुत सारी जगहों पे ये भी टीम का हमारे कहना है कि ये एनडीए को नुकसान करना है, बहुत सारी जगहों पे एमजीबी को नुकसान करना है, ये वाला भी है। अब नुकसान जो कर रहे हैं ये आज की तारीख की सूचना है, लेकिन जो वोटर है वो क्या अपना वोट बेकार करना चाहता है क्या? मतलब ये और बात तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। और जितना हेट शब्द बहुत गंभीर है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक सवाल जो हम देते नहीं है, क्योंकि वो सवाल हमारे चेकिंग का होता है, वो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। वो असल में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है यूएस में, एमरी यूनिवर्सिटी के साथ में, जिसके लिए हमने यूएस में भी ये इंड्यूस किया था जिस समय हिलरी क्लिंटन और इनका इलेक्शन हो रहा था 2016 वाला, और फिर 2019 में भारत के बाद से हम कर रहे हैं। वो सवाल ये है कि आप किसको समर्थन करते हैं, किसको वोट देते हैं, ये सब कोने छोड़ दीजिए। ये बताइए, क्या कोई ऐसी पार्टी है जिसके लिए आपके मन में इतनी घृणा है कि आप मर जाएंगे तो भी आप उसको वोट नहीं देंगे? उसको नहीं देंगे, ये तो बहुत है ना। ये एक उसको समझने के लिए है कि आखिर ये किस तरीके का है। हमको ये समझ में आया कि भारत के सभी राज्यों में कहीं ना कहीं ये है वैमनस्यता, लेकिन जब मैं बिहार में आता हूं तो ये भाव और भी ज्यादा कड़ा समाज के एक बड़े वर्ग में दिखता है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्विंग वोटर के। जितना ये भाव मजबूत होगा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इसको वोट नहीं दूंगा, वोटर कम होगा, मिडिल ऑफ द ग्राउंड स्विंग वोटर उतना कम होगा। तो बिहार में स्विंग वोटर बहुत कम है, ये मुझे समझ में आया। अब ये स्विंग वोटर अगर कम है और उसमें प्रशांत किशोर बीच में अगर घुस गए, तो वो पॉलिटिक्स बड़ी विचित्र सी है, जिसमें वो अपनी जगह बहुत अच्छी बना सकते हैं, बीइंग द थर्ड पर्सन, जिसको कोई बाकी लोग नफरत ना करें, मतलब उस तरीके से, क्योंकि ये दो कैंप एक दूसरे के लिए वैमनस्यता से भरे हुए हैं जी। ये लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। मुझे अभी शॉर्ट टर्म में जितनी मेरी अभी कन्वेंशनल समझ या जो थोड़ी बहुत जो कुछ भी अनुभव है, मुझे लगता है अभी ये उतना बड़ा ट्रैक्शन, अगर ये प्रशांत किशोर 20 से बढ़कर 30-35% का ट्रैक्शन पहुंच गया होता, तब मेरे भी एंटीने खड़े हो जाते कि नहीं, ये मामला वैसा हो रहा है जो शायद आम आदमी पार्टी की तरह से कहीं कुछ बवाल नुमा रिजल्ट ना आ जाए उस तरीके का। लेकिन अभी नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि शायद, और प्रशांत किशोर के खुद के बयान जब मैं उससे जोड़ के देखता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका भी जो है रिकैलिब्रेशन वो अपना शायद देख रहे हैं, कर रहे हैं। वो अर्श पे या फर्श पे वाला उनका जो बयान है, एक्चुअली मैं उससे सहमत हूं, वो गलत बयान नहीं है। या तो कुछ है जो एकदम लहर की तरह आएगा जो हम सब पूरी तरह से मिस कर जाएंगे कि भाई हम जो 20-22% जो हम कर रहे हैं, हो सकता है 20-22 ना 30 हो जाए, या फिर वो मामला जैसा पिछली बार चिराग पासवान का था, सीटें भले ही ना आए, वोट आएंगे। ये बात दूसरी है कि पिछली बार 5.7% वोट लेकर के चिराग पासवान आज बिहार की राजनीति के एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हो गए। भले ही कुछ किया नहीं, केंद्र में मंत्री हो गए, लेकिन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हो गए, एक जिसे कहते हैं स्टेक होल्डर कि भाई मैं हूं। आज 2.5% की वोट प्रोबेबिलिटी के ऊपर मुकेश साहनी डेप्यूटी चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उसमें अगर 5-7-10% वोट भी लेके आता है तो भविष्य की राजनीति के लिए उसने अपना बेस बना लिया, ऐसा मैं मानता हूं। तो उस लिहाज से मेरे लिए मुझे लगता है कि शायद शायद प्रशांत किशोर आने वाले समय में अगर लगे रहेंगे तो अपनी जमीन बना ले जाएंगे। आज की तारीख में ये चुनाव मुझे बाइपोलैरिटी की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो खैर भविष्य के लिए तो हम क्या कह सकते, भविष्य में वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। इसको काशीराम जी की तरह से मैं डिफाइन करूं, जो आप भी देखा होगा कि काशीराम जी कहते थे नई पार्टी के लिए पहली बार तो केवल चुनाव लड़ने के लिए लड़ते हैं, नाम जान जाए प्रशांत जी की हम चर्चा कर रहे हैं या वह, दूसरा चुनाव हारने के लिए लड़ते हैं, और तीसरा चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़ते हैं। प्रशांत जी के लिए एक स्टेप छोड़ भी दे तो वो खैर मतलब इस स्टेप में
लेकिन मैं जो रिकैलिब्रेशन की आपने बात की प्रशांत जी भाई, इसलिए मैं चर्चा करना चाहता हूँ, प्रशांत पे कम चर्चा होती है अलग तरीके से। प्रशांत जी को हम बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट मानते हैं भी, बहुत सारी सरकारों में काम किया, जीतना हारना अलग होगा। तो वो कोई बयान अनजाने में दे रहा हूँ या स्लिप ऑफ टंग हो, मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। है ना? अब आप 3 बयानों को मुझे थोड़ा-सा एनालाइज़ कीजिए। पहला, फर्श और अर्श वाला। हाँ। दूसरा, हम सब जगह लड़ेंगे, नई राजनीति करेंगे, वो तो छोड़ दीजिए उसको, ये तो एक जनरल बयान होता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि भई सीएम फेस पर यदि तेजस्वी और नीतीश में से चुनना होगा तो मैं नीतीश को चुनूँगा। और जो तीसरी इम्पोर्टेंट बात कही वो ये कि मेरे एमएलए मेरे साथ नहीं भाग रहेंगे, जाए। वो चले जाएँगे कहीं भी। तो हाँ। इन तीनों का मायने क्या? इससे ये नहीं लगता आपको कि वो तो अपने आप ही आउट होगा उस प्लेयर से, क्योंकि मेरा जैसा मुझे वोटर भी सोचेगा कि नहीं, मैं मानता हूँ। मुझे वो ऐसा लगता है किया कि उन्होंने। शायद कहीं रिकैलिब्रेशन में उनके दिमाग में ये भी ना बात आ रही हो कि अगर उनके लड़ने के कारण नीतीश हार जाते हैं तो नीतीश कुमार की गुडविल वाली जगह वो जो लेना चाहते हैं, उनकी हार का ठीकरा अगर उनके सर फूटेगा तो यही बात। वो राह उनके लिए मुश्किल होगी। भाई आप ये कैसे कर सकते हैं? अगर मैं विजय जी के बेस को विजय जी के रिटायरमेंट के बाद में अपनी तरफ लेकर के मैं राजनीति करना चाहता हूं, सपोज कीजिए, तो उनके तो मैं खिलाफ विजय जी की विषय क्यों है? हार का कारण तो बन के नहीं जा सकता ना, कि जिसमें मैं बोलूं कि नहीं विजय जी को मैंने हरा दिया इसलिए विजय जी के समर्थक मुझे वोट दें। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मामला है ना। हाँ। तो मेरा पहला ये होगा कि भाई मैं विजय जी के अगेंस्ट पे जो खड़े हैं मैं उनको खूब जम के उनके अगेंस्ट में कैंपेन करूं। नंबर 1 कैंपेन इसलिए उनका तेजस्वी यादव के अगेंस्ट में रहा। दूसरा कि ऐसा तो नहीं है कि विजय जी के कैंप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरा कल के दिन कॉम्पिटिटर हो जाए, इसलिए सम्राट चौधरी निशाने पे, क्योंकि सम्राट चौधरी कुर्मी गोरी कुशवाहा वाले उस ब्लॉक से आते हैं। बीजेपी भी देखिए इतनी महीन पॉलिटिक्स होती है, बीजेपी कोई उन्होंने उनको वहां रिप्लेस करने के लिए जरूरत पड़े तो सम्राट आ जाएंगे। तो सम्राट चौधरी इसलिए आगे किए गए हैं ताकि सम्राट चौधरी पोस्ट नीतीश सिनेरियो में कुर्मी कोयरी कुशवाहा वाली चीज को अपनी जाति के जो उस जाति के हैं वो गुडविल को समेट के लेकर के बीजेपी की ओर आ सके। सम्राट चौधरी इस समय जेडीयू की सीटों के स्टार कैंपेनर हैं। ये आप देखिए, नीतीश कुमार जहां नहीं जा पाते हैं वो सेकंड ऑप्शन सम्राट चौधरी को भेज रहे हैं हर जगह पे। तो आज की तारीख में नीतीश कुमार के ट्रस्टेड ल्यूटेनेंट के नाम पर जेडीयू के लोग नहीं है सम्राट चौधरी। तो आप इन समीकरणों को समझिए, बहुत ही क्लासिकल है ये। तो ये चीज समझ में, और फिर प्रशांत किशोर का लगातार सम्राट पे अटैक करना, वो क्योंकि उनको वो पोटेंशियल वो दिख रहा है कि यार ये आदमी है जो वो सारा वोट नीतीश का लपेट ले जाएगा तो मेरे खाते में क्या आएगा। इसलिए वो एक तरफ तेजस्वी यादव, एक तरफ सम्राट चौधरी, ये दो जगह पे उनकी फायरिंग ठक 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 चलती रही है इस पूरे कैंपेन में। लेकिन ठीक है, अब नतीजे जो आएंगे वो तो अपनी आंख के सामने अर्श या फर्श वाला हम लोग को समझ में आ ही जाएगा। जितनी समझ अभी आंकड़े कह रहे हैं ये फिलहाल मुझे बाइपोलरिटी की ओर जाके दिख रहा है। कितने भी लोग बोले बातचीत में, यहाँ पे जो सामान्य बाहर निकल के इधर उधर जो मैं अक्सर जब बतियाता रहता हूं तो घूम फिर के समझ में आई कि सब कहते हैं भैया जब अंत में बटन दबाने जाएगा इंसान ना, तब क्या करें। बस वो उस समय दिमाग में आता है कि हम ये दबाए तो फलाना ना जीत जाए, हमको इसको जिताना है। ये फैक्टर नहीं आ रहा है, ये बड़ा अजीब है। ये है कि हमको उसको नहीं जीतने देना है, ये फैक्टर आ रहा है। तो ये नेगेटिव वोटिंग फैक्टर है, एटलीस्ट पुरुषों में। मैं पुरुषों की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महिलाओं में तो डेटा बहुत क्लियर है। विजय, नीतीश जी का जो नीतीश जी के साथ है, अफेक्शन है, जो उनकी स्टैंडिंग महिला वोटर में है वो डिसाइसिव है, वन साइडेड है। और ये अब केवल डिपेंड करता है कि वो टर्नआउट कितना होता है, क्योंकि बिहार के इलेक्टोरल रोल में 50-50 नहीं है, 43 और 47 है। पुरुष और महिलाओं का अनुपात जो है, मतलब 53 और 47, 53 पुरुष हैं और 47 महिलाएं हैं। तो महिलाएं कम है और पुरुषों में लीड तेजस्वी के लिए ज्यादा है। तो एक अगर बराबरी का टर्नआउट होता है तो एक नेचुरल स्टैटिस्टिकल एक एडवांटेज उनको तेजस्वी यादव को मिलेगा। लेकिन अगर महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा होता है तो दैट माइट एंड अप एज अ डिसाइसिव विक्ट्री फॉर नीतीश कुमार। तो इसलिए महिलाओं के टर्नआउट पे आप पूरा निगाह रखिए।
जो 6 तारीख को भी 11 को भी टर्नआउट से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाए। अब एक सवाल बीजेपी से जुड़ा हुआ और कर लेते हैं, क्योंकि नीतीश जी से जुड़ा हुआ है। ये आप बेहतर समझा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो शुरुआती स्ट्रेटेजी रही, जो अमित शाह जी से शुरू हुई, अमित शाह जी के इस बयान से कि चुनावों के बाद विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री तय होगा, तो इससे ज्यादातर लोगों ने ये समझा, मेरी जैसी मोटी समझ वाले लोगों ने, कि भाई बीजेपी नीतीश कुमार जी को रिप्लेस करना चाहती है। ठीक है, अब वो आखिर में आते आते उन्होंने कहा कि भाई नो वैकेंसी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो बयान है, उससे पहले बीजेपी को नहीं समझ में आया, और अब जब बदला है थोड़ा बहुत, ये समझ में आया होगा कि कहीं जेडीयू का वोटर भी बीजेपी को वोट ना दे? क्या ऐसी संभावना? और नहीं दूसरा, वो नीतीश ही के भरोसे गाड़ी चल सकती है, ये नैया नीतीश के भरोसे ही पार होगी? ये 2 सवाल है। दोनों ही अफर्मेटिव हैं। उनको ये भी समझ में आ गया कि अगर जेडीयू का वोटर नाराज होकर के बैठ गया और नहीं दिया तो वो भी नुकसान है, और दूसरा ये पूरी तरह समझ में आ गया है कि बिना नीतीश की लीडरशिप के, बिना उनको आगे किए हुए ये पॉसिबल ही नहीं है। महिलाओं का वोट का जो ट्रैक्शन है वो नीतीश कुमार के नाम पर है, किसी और के नाम पे नहीं है। प्रधानमंत्री पॉपुलर है, देखिए इससे कोई इनकार नहीं है, और प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी के ऊपर कोई सवाल भी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जितने समझदार पॉलिटिशियन हैं, पिछले 11-12 सालों में इस देश में मुझे लगता है कि जितनी 2012 के बाद जितनी वैमनस्यता के साथ में नीतीश कुमार वर्सेस नरेंद्र मोदी वाला इक्वेशन आए थे, 2015 का हुआ था, उन सब के बावजूद भी घूम फिर के वो वापस जो लेकर के आते हैं और उनको सराखों पे रख के चढ़ाते हैं, उसका कारण है, उसकी राजनीतिक समझ का कारण है, क्योंकि उनको पता है ये वो एक पेंच है जिसके बगैर में मशीन पूरी होती नहीं है, नहीं होगी। अब इन लोगों ने जो भी इंटरनली ये चीज सोची होगी बीच में कि भाई नीतीश कुमार 20-25 सीट पे सिमट जाएं और बीजेपी स्टैंड अलोन 90 पहुंच जाए, 80-100 पहुंच जाए, और कुछ मदद चिराग पासवान 20 ले आए और बाकी लोग भी 8-10 ले आए, मतलब कुल मिलाकर के ऐसी सिचुएशन हो कि हम 170 तक पहुंचे और नीतीश कुमार की सीटें हटाने के बाद में भी हमारे पास में 130-135 सीट बच जाए, तो हम महाराष्ट्र वाला जो सीन है वो हम रेप्लिकेट। भाई महाराष्ट्र का सीन इसलिए रेप्लिकेट हुआ ना क्योंकि बीजेपी के सिंगल नंबर उतने आ गए, और अजीत पवार के कारण रहा सहा शिंदे साहब का वो भी खत्म हो गया कि हम चले भी गए तो क्या चला जाएगा इनका, है ना। तो वो महाराष्ट्र का इक्वेशन एकदम से उत्साहित होकर के बिहार में लगाने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गए कि महाराष्ट्र में इक्वेशन जो था वो अलग है, ये बिहार है, महाराष्ट्र है महाराष्ट्र है, बिहार बिहार है। तो बिहार में महाराष्ट्र का इक्वेशन नहीं चलेगा, और सुशील मोदी जी भी नहीं है यहां पर उनके पास में। और आज की तारीख में कितने भी आप कह लें, ये ठीक है कि सम्राट चौधरी बीजेपी के नेताओं में सबसे बड़े नाम बनके यहां पे उभर गए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज भी पैन बिहार अपील वाला बीजेपी के पास में कोई नेता नहीं है। लोग नेता उनके जिले के लेवल के हैं या बहुत अधिक है तो रीजन लेवल पे है, इससे ज्यादा लीडरशिप नहीं है उनके पास। थोड़ा बहुत कास्ट पर भी छोटा मोटा हो सकता है, थोड़ा बहुत कास्ट पे है, लेकिन एक पैन बिहार लीडरशिप वाला मसला नहीं है। तो जब इंजन नहीं है आपके पास में, तो केवल प्रधानमंत्री के नाम पर, अगर वो 2015 में समझ में आ गया उनको, 2015 में बिहार ने 2014 का मैंडेट देने के बाद में 2015 में जो मैंडेट दिया बिहार ने, उससे वो लिमिटेशन समझ में आ गई, एक इंजन नहीं खींच सकता, 2 इंजन लगेंगे बिहार में। तो दूसरा इंजन नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार का इंजन आगे ही लगेगा, पीछे नहीं लगेगा। वो पहला इंजन है, वो पहला इंजन है, वो आगे लगेगा, वो पीछे नहीं लगेगा। ये बात क्लैरिटी आ गई। प्रधानमंत्री जी को बहुत अच्छी क्लैरिटी मुझे समझ में ऐसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि कई सारे सेकंड लाइन वाले जो लोग हैं उनको कई बार इसे कहते हैं ना, वो भ्रम होने लगता है। तो जैसे राग दरबारी में शीला शुक्ला जी ने लिखा कि उनकी बात है शरीर में जहां कहीं भी वो खिल गई। महाराष्ट्र के रिजल्ट देख करके बहुत सारे बिहार के नेताओं की बातें बहुत शरीर में जहां कहीं भी वो खिल उठी थी, वो उनको जरा टोन डाउन करने में टाइम लग गया। सर एक सवाल उन पर कर, नहीं तो ये अन्याय हो जाएगा कि आप तो और सारे पोलिस्टर्स जो है तेजस्वी जी को नंबर 1 सीएम प्रेफरेंशियल फेस करते रहे, आज कहां पर हैं? और
जो एक और मित्र हैं आपके राहुल जी, वो कहाँ पर हैं? ये पूरी बाजी क्या पलटती हुई दिख रही है? जो 1 साल पहले फरवरी के ट्रैकर से मैं आपको देखूँ, तो यहाँ तक आते-आते क्या ये पूरी जो क्या कहना चाहिए फायर है महागठबंधन की या जो भी एनर्जी है वो कहीं लूज़ हो रही है, कहीं गायब हो रहा है? क्या हो क्या रहा है? ये समझ में नहीं आया क्योंकि तेजस्वी पॉपुलर हैं। तेजस्वी ने जो सरकारी रोजगार वाला जो कार्ड दिया है उसका युवाओं में ट्रैक्शन है, यहां तक कि सवर्ण युवाओं में भी ट्रैक्शन है। तो वोट डालने वाले दिन वो अंतिम बटन कहां दबाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन ट्रैक्शन तेजस्वी के लिए है। तेजस्वी अपने एक मौलिक वोट बैंक के साथ में 37-38% की रेटिंग और 40% मतलब उस पर मौजूद है। उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए। जो गठबंधन वाली उनके यहाँ का मेस है वो बड़ा विचित्र है। जितना सॉलिड लग रहा था कि ये चढ़ जाएगा और सीमलेसली हो जाएगा, वो यहां लग नहीं रहा है विजय जी। क्योंकि अभी देखिए जैसे मैसेज गया कि बहुत हार्ड बार्गेनिंग कांग्रेस ने की है। कांग्रेस ने कहा कि हम तो अपने मतलब की सीटें लड़ेंगे, हम चूज करेंगे, हमको हारी। कांग्रेस ने माहौल पूरा ये बनाया था कि पिछली बार का हमारा स्कोर कार्ड जो 70 में 19 का था, वो इसलिए नहीं था कि हम खराब लड़े, वो इसलिए था कि हमको सीटें ही खराब दी गई, बहुत खराब मिली। खराब सीटें दी गई। तो अब क्या है कि भाई आपने बहुत हार्ड बार्गेन किया, इतना हार्ड बार्गेन किया कि आपके एकमात्र लीडर को तेजस्वी यादव को भी सीएम घोषित करने के लिए आपको अभी तक इंतजार करना पड़ा। जी। कि हमारे पत्ते हम वी विल ओपन द कार्ड्स। अरे यस। कार्ड कौन सा, एक ही कार्ड है ना आपके पास में पहाड़ी भाई। कहाँ है सबको पता है। कार्ड कहाँ है आपके पास में, और तेजस्वी यादव के अलावा क्या है जो आप खेलोगे। तो इतना समय आपने लिया, ठीक है, मुकेश सहनी वाला आपने कार्ड अच्छा खेल दिया, ठीक है, आपने अपने यहाँ का तो कोई दलित चेहरा आप दे देते, क्या बिगड़ आगे जाता, आपने हाँ। नहीं दिया, है ना। आप आरजेडी के कैंप से एक मुसलमान चेहरा दे सकते थे, आपने नहीं दिया। तो कार्ड क्या खेला आपने इसमें? तेजस्वी तो ऑलरेडी है नंबर 1, उसमें आपने क्या उसमें बहुत बड़ा अपनी ओर से वो तो उनको आप अनाउंस घोषित करें कर। ना करें, सब लोग एमजीबी में तेजस्वी के अलावा। एग्जैक्टली और आपके ईमानदारी कहने से तो से तेजस्वी कांग्रेस से नंबर भी 1 पूछ थोड़ी रहे ना कि है। उनके पास कोई नेता का नाम है तो शायद वो नाम नहीं बता सकते। हाँ, आपके पास में समस्या है तो मैं नहीं समझ पाया। दूसरा, मैं अभी यहाँ पे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर टिकट जो बटे, क्या कांग्रेस को बड़ी अच्छी सीटें मिली होंगी। देखिए अब नेशनल मीडिया जिसने भी ये नैरेटिव सुना है कि कांग्रेस ने बहुत हार्ड बार्गेनिंग की और कांग्रेस ने नाको चने चबवा दिए इस बार ईडी को, तो हम तो ये सोच के चल रहे हैं कि भाई टिकट बहुत अच्छे मिले होंगे, बहुत सीटें बड़ी। अब यहाँ पे समझ में ये आ रहा है सारी चीजों को देख करके कि दोनों कैंप में जो स्ट्रॉन्ग चीजें पॉइंट है, जैसे आरजेडी स्ट्रॉन्गेस्ट है, इधर की तरफ जेडीयू और बीजेपी स्ट्रॉन्गेस्ट है। आरजेडी की साइड में कमजोर कड़ी जो है वो बाकी अलायंस पार्टनर्स हैं, बीजेपी एनडीए की साइड में कमजोर कड़ी उनके अलायंस पार्टनर है। आइडियली कमजोर जगह कौन सी होंगी जो कांग्रेस के लिए अच्छी होंगी? जहां पे जीतन राम मांझी के कैंडिडेट हों, जहां पे कुशवाहा जी के कैंडिडेट हों, जहां चिराग पासवान, ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता अगर वो वहां लड़ती। पता लग रहा है कि ऑलमोस्ट सारी सीटें जो कांग्रेस को मिली हैं उनका मुकाबला ऑलमोस्ट 99% जो है वो बीजेपी या जेडीयू से है। वो मैं देख रहा था कि बीजेपी से लड़के क्या करेंगे वो। आप बीजेपी जेडीयू से, आपको इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के अगेंस्ट में सीटें मिली और आप कह रहे हो कि आपने अपने लिए सीटें ये खुद सेलेक्ट की इस बार। दूसरा, जो तथाकथित फ्रेंडली फाइट की बात है, आपने सीटें मांगी जितनी भी आपने छांटी, उसमें से फ्रेंडली फाइट करते 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 1 दर्जन सीटें तो कमी हो गई। पिछली बार से तेजस्वी यादव 1 सीट कम लड़ रहे हैं, लेकिन फ्रेंडली फाइट में 5 सीटें उन्होंने अपनी उतार रखी। तो नहीं, लेकिन पिछली बार आप 15 सीटों से हारे थे, तो ये 12 सीटें फ्रेंडली फाइट में तो वैसे ही आपका लॉस हो गया ना। हाँ, नहीं, और आप ये फिर नहीं कहो ना कि हम 1 सीट कम लड़ रहे हैं पिछली बार से। जब आपने फ्रेंडली फाइट में 5 दे दी तो आप पिछली बार से 4 सीट ज्यादा ही लड़ रहे हो, कम नहीं लड़ रहे हो, है ना। तो 18 सीटें ऐसी हैं बाय द वे जहां भाई लोगों ने 12 नहीं है, सब मिला मिलू के, जिनके कुछ जगहों पे सिंबल नहीं मिला है, बंदा रेबल की तरह खड़ा हो रखा है। मतलब ये इनके जो मथनी मथी गई है उसमें तमाम तरीके के नमूने, उसमें नमूने ऐसे भी हैं कि जिनके पास में सिंबल नहीं है लेकिन वो अधिकृत उम्मीदवार है,
उस गठबंधन के जिनके दूसरे पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के पास सिंबल है, लेकिन अधिकृत उम्मीदवार इनका वो है जहां पे उनका सिंबल नहीं है। एक जगह पे तो ना सिंबल है ना कैंडिडेट है, जहां पे तेज प्रताप यादव के कैंडिडेट को उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित कर रखा है। ठीक है, तो ये स्थिति बड़ी अजीब हो जाती है। एक चीज समझ में आई, तेजस्वी अच्छा लड़ रहे हैं, तेजस्वी के अच्छा लड़ने के बाद में दूसरी चीज ये समझ में आई कि सीपीआई माले, मुझे लगता है कि विपक्ष के गठबंधन में सबसे ज्यादा संगठित रूप से या अच्छी तरीके से कोई कैंपेन कर रहा है तो वो माले के लोग कर रहे हैं। और सरप्राइजिंगली जिस समय इलेक्शन कमीशन का जब एसआईआर वाला चल रहा था, मैं उनके वो लिस्ट देख रहा था पहले वाले में कि कितने लोगों के कमेंट आए। सबसे ज्यादा एक्टिव तरीके से रोल रिवीजन में पार्टिसिपेशन किसी ने किया तो वो सीपीआई एमएल ने किया। तो वो काडर वाली पार्टी है ना। जिस समय राहुल गांधी कह रहे थे कि ये बकवास है और ये है वो है, सारे जो मुआखरे दे रहे थे ना योगेंद्र जी की, इतने लाख लोग काट दिए गए, उतने लोग नए हो गए, ये हो गए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो सारा जब चल रहा था उस समय माले वाले बिना अक्कड़ बक्कड़ के केवल अपनी लिस्ट पे ध्यान दे रहे थे। तो जिसके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो हवाई फायरिंग में नहीं, वो जमीनी फायरिंग में ज्यादा यकीन करता है, तो वो लगे हुए थे। तो मेरा अपना मानना यह है कि शायद सीपीआई माले अच्छा लड़ेगा, उनका वो अच्छा नंबर आएगा। कांग्रेस अब इन सीटों में अच्छा कर ले जाए वो एक अलग विषय है, लेकिन आप जब मुंह का स्वाद इतना बिटर कर लेते हो तो नीचे के कोऑर्डिनेशन में समस्याएं आती। ये दो चार उनको इस समस्या से दो चार होना ही पड़ेगा। ये तो नतीजे बताएंगे अंत में कैसे आता है। कांग्रेस चूंकि दलितों की और कुछ हद तक अपर कास्ट की एक पुरानी नेचुरल पार्टी रही है, तो हो सकता है जिन जगहों पे कांग्रेस के कैंडिडेट हो वहां पर उनको थोड़े दलितों के और अपर कास्ट के भी वोट उनकी तरफ आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं वो भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक जब आप एक छीछा लेदर का माहौल देखते हो तो आपको लगता है कि भाई ये अवॉइडेबल था। आप बहुत अच्छे मौके पे सही जगह थे, तेजस्वी आपके एकमात्र नेता थे, आप शांति से बैठ करके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे चर्चा करके बढ़िया से इसको आप लाइन अप कर सकते थे, ज्यादा बेहतर कैंपेन अपना कर सकते थे। दूसरा एसआईआर वाले में भी तो योगेंद्र जी ने तो बीच में बोला था 60 लाख नहीं 80 लाख डिस्फ्रेंचाइज किए गए। डिस्फ्रेंचाइज शब्द का प्रयोग वो बार बार करते हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता कि जो 25 लाख लोग मर चुके हैं वो डिस्फ्रेंचाइज कैसे हुए हैं, मैं अभी तक ये नहीं समझ पाता हूं। या जो लोग राज्य से शिफ्ट हो चुके हैं 30 लाख, वो डिस्फ्रेंचाइज कैसे हुए हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों में वो वोट डाल रहे हैं, उनका वोटर लिस्ट में वहां पे नाम है, तो मरे हुए इंसान को कैसे डिस्फ्रेंचाइज किया जाता है, ये कला मुझे नहीं अभी समझ में आ रही है। लेकिन आप 80 लाख छोड़ो, 80,000 छोड़ो, 800 आदमी भी आपको सड़क पे धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिया क्या? हाँ, बिहार में उसका कोई माहौल ही नहीं मिला। बिहार है, आपको लगता है कि विजय जी आपका मेरा नाम बिहारी में यहाँ पे नाम कट जाएगा और हम शांति से बैठेंगे? वो कह रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनका नाम कट गया, तो इसलिए हो सकता है कि बिहार के लिए तो ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते आप। मैं उम्मीद नहीं करता। पोलिंग वाले दिन हो सकता है कि इस तरह की कई सारे घटनाएं बोली जाए कि देखिए इनका नाम कट गया, इनका नाम नहीं है, उनका नहीं है, लेकिन उस दिन मैं केवल ये आग्रह करूंगा कि ये घटनाएं उतनी ही मात्रा में या उतने ही अनुपात में आएंगी जितनी महाराष्ट्र में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बाकी राज्यों में आती है। वो अनुपात उनसे ज्यादा नहीं होगा। आपको हर चुनाव में भी हर जगह से आता है ना, इनका वोट काट दिया गया, उनका वोट काट दिया गया, वोट नहीं डाल पाए, कुछ हो ही जाता है, कुछ होते हैं। लेकिन 80 लाख आदमी का वोट कट जाए, डिस्फ्रेंचाइज कर दिया जाए और राज्य में चुनाव प्रचार मजे से चल रहा हो, यह संभव नहीं है। मुझे संभव उस चीज में पहले भी बहुत ज्यादा वो नहीं था, नहीं लग रहा था दम उस चीज में। अब तो मुझे लगता है जिस तरीके की है सिस्टम है ना यशवंत जी, जितना मैं समझता हूँ जमीन पर कार्यकर्ता है, बीएलओ है, बीएलए है, उसमें बहुत मुश्किल होता है। मतलब थोड़ी बहुत गड़बड़ तो सब लोग अपने अपने स्तर पर कर लेते होंगे, लेकिन इतना बड़े पैमाने पर कोई गड़बड़ या वोट चोरी मुझे नहीं लगती। लेकिन अब मैं इस आरोप पर नहीं जाना चाहता, फिर लोग कहेंगे कि आप इसको अलग तरीके से देखें। नहीं, लेकिन मैं जब एक सवाल उनसे पूछता हूँ कि 90,000 बूथ पे आपके पोलिंग एजेंट ने अंगूठे लगाए ना, दस्तखत किए ना, उस एजेंट पे मुहर लगाई ना, फिर उसका और 16 मुझे स्मरण है 16 जुलाई को लिस्ट दे दी गई थी। 16 से 30 जुलाई
के बीच में उन सारे एजेंट्स ने जो जो करेक्शन कराने थे वो करा दिए थे। तो जो पहली लिस्ट जो 1 अगस्त को दी गई वो दरअसल उनके सुझावों को एडजस्ट करने के बाद दी गई, जिसके बाद में आपने कैंपेन को और चढ़ाया। तो आपके वो 90,000 पोलिंग बूथ जो आपके ग्रास रूट लेवल पे हैं, उन्होंने अगर दस्तखत किए, मुहर लगाई, तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। और हवा इसमें में भी तो तो नहीं। एक भ्रम जो आप पैदा करते हैं, मतलब अपोजिशन में या जो भी लोग इस पूरे की, भाई 70 लाख लोगों की लिस्ट दे दी मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इलेक्शन कमीशन ने, तो हम कैसे पढ़ेंगे? तो आपको 70 लाख की नहीं पढ़नी, आपको तो आपके कार्य जो नेता है उसको तो 1000 वोट ही देखने ना। एग्जैक्टली, आपके पोलिंग बूथ वाले को तो अपने 1200 वोटर को पढ़ना है ना, आपको 1200 थोड़ी वोट ना पढ़ना है, पढ़ना है। तो इसको ये कहना कि 70 लाख वोट पढ़ना है आपको, तो 1200 वोट पढ़ना है एक्चुअली। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब दो चीजें हैं, या तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रम्बल कर चुका है, आपके पास में 90,000 कायदे के लोग नहीं है जो अपने बूथ के लोगों को लिस्ट भी तमीज से बांट पाए। और अगर ऐसा है तो स्थिति भयावह है, क्योंकि फिर अगर मान लीजिए सब कुछ मूड भी हुआ, लेकिन तब भी क्या वोट होगा? वाले दिन आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वोटर को ले जाने का, तो वो थोड़ा सा कठिन है कहना। दूसरी चीज, चुनाव में जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बूथ लेवल पे बात काम होती है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना हटाना ये बूथ लेवल पे जिसके मजबूत लोग होते हैं वो करते ही हैं अपने, वही करते हैं, इसीलिए मैं कह रहा है हूँ ना। वो उस और ये स्तर पर होता है। एग्जैक्टली, और अगर आप 50-50 भी मान लें तो इसका मतलब ये है कि 90,000 में से 45,000 बूथ पे तो आपके ही आदमी की चली है, ठीक है ना। बचे हुए 45,000 में उनके आदमी की ज्यादा चली होगी, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो राजनीति में ग्रास रूट की पॉलिटिक्स और बूथ लेवल मैनेजमेंट को समझते हैं वो मेरी बात समझ जाएंगे। तो आपका खुद का कार्यकर्ता दरअसल वो उसमें शामिल नहीं है आपके अभियान में उस तरीके के, क्योंकि उसको पता है कि उसके बूथ पे क्या हुआ है। तो ये एक कॉमन रिफ्रेन हो जाता है कि भाई साहब हमारा बूथ तो ठीक है, बगल वाले बूथ में बड़ी गड़बड़ है, बगल में जाइए कि हमारे बूथ में ठीक है, बगल में बड़ी गड़बड़ है। तो ये कौवा कान ले गया वाली जो बात है, ये देखिए सीधी सी बात है, अगर तो इतनी बड़ी तादाद में वोट कटे हैं और अगर तो जैसा कहा जा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ गया, तो इसका मतलब यह है कि आने वाले 2 चरणों में टर्नआउट घट के 25-30% रह जाएगा। यही ना मतलब है। अब इससे बड़ा तो लिटमस टेस्ट है नहीं, जनता से बड़ा लिटमस टेस्ट कोई नहीं है विजय जी। अगर टर्नआउट 20-25% तक सिमट के रह गया, इसका मतलब लोगों का भरोसा उड़ गया है, और देन तब तो मैं कहूंगा इलेक्शन कमीशन को त्यागपत्र देना चाहिए, सबको, सरकार को भी देना चाहिए, सबको देना चाहिए। लेकिन अगर टर्नआउट पिछली बार की तरह बना रहा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जितना भरोसा पहले था उतना ही आज भी है। और खुदा न खास्ता अगर 1% भी टर्नआउट पिछली बार से बढ़ गया विजय जी, तो इसका तो मतलब क्या हुआ? तो ये चीजों को, ये दुधारी तलवार है, मैं मानता हूं, और मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे नहीं लगता। टर्नआउट घटने वाला है। जितना उत्साह है, देखिए आरजेडी के कैंप में, अपोजिशन के कैंप में, जो तेजस्वी को बनाना चाहते हैं उनके अंदर भी उत्साह है, जो नीतीश को कंटिन्यू रखना चाहते हैं उनके अंदर उत्साह है, जो बीजेपी को भविष्य में देखना चाहते हैं उनके, जो प्रशांत किशोर के ऊपर बाजी लगाना चाहते हैं उनके, जब उनको भी। उत्साह है, लोग अपना वोट चेक करेंगे, डालेंगे, हमको टर्नआउट से समझ में आएगा। जी, एक सवाल, मतलब मैं तो समझ रहा हूँ कि ये वोट चोरी का या जो भी इशू है वो इशू ही नहीं बचा अभी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो देखेंगे क्या होता है। जो आपने समझाया कि ठीक है टर्नआउट कम हो जाएगा। आपको चिराग पासवान कमजोर कड़ी लगते हैं क्या एनडीए में? चिराग पासवान को दिक्कत होने वाली है, जितना मुझे अभी यहां समझ में आया। चिराग पासवान जी को दिक्कत इसलिए होने वाली है क्योंकि एक तो उनको ज्यादातर सीटें उनके हिस्से में वो आई हैं जहां पे आरजेडी, जो कांग्रेस के सामने समस्या है वो चिराग पासवान के सामने इधर है। चिराग पासवान हो, चाहे मांझी हो, जीतराम मांझी हो, चाहे वो कुशवाहा साहब हो, इनके हिस्से में सीटें सारी वो आई हैं जो सामने आरजेडी लड़ रहा है। यानी आपकी टीम का वीक वाले को स्ट्रॉन्गेस्ट से मुकाबला हो कांग्रेस की गया है, बहुत। दोनों कैंप में। अब दूसरी चीज यह है कि चिराग पासवान को पिछली बार जेडीयू की जो ह्यूमिलिएशन हुआ उसका चीफ आर्किटेक्ट माना जा रहा है। तो उनकी सीटों पे जेडीयू का वोटर थोड़ा सा उस चीज को लेकर के अंदर से आहत है कि ये नीतीश कुमार, इसीलिए चिराग पासवान पैर छू दे रहे हैं नीतीश कुमार छठ के लिए, उनके घर भी जा रहे हैं, मतलब वो करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए। लेकिन हो सकता है चिराग पासवान को ये थोड़ा सा मामला भारी पड़ जाए, जो
पिछली बार के कैंपेन का था। जी। अब ये 2 सवालों पर जिस पर हमने वैसे चर्चा कर ली, लेकिन ये दोनों सवाल आपने जो पहला सवाल जो चल रहा था मोस्ट प्रेफर्ड सीएम का, वो तो अब भी वैसा का वैसा ही है कि नीतीश कुमार वहाँ पर 15.8% पर पसंद करने वाले लोग हैं और तेजस्वी जी को 37%। वो तो एक जनरल सवाल जो चल रहा था, लेकिन सवाल आपने जहाँ पर खेल मतलब बदला है, जिससे समझ में आता है कि वो है कि ये जो वैमनस्य वाली बात भी आपने की और बोर्ड स्विंग वोटर की बात की, वो इस मुझे ऐसा समझ में आया कि ये सेकंड सवाल का जो जवाब है, सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड सीएम, कि मान लीजिए आप उनको नहीं देंगे तो किसको देंगे? तो जैसे नीतीश कुमार जी के लिए आपने लिखा कि 76% वोट नीतीश कुमार के वोटर नीतीश कुमार को दे रहे हैं और 13% सम्राट चौधरी को दे रहे हैं, मान लीजिए। लेकिन तेजस्वी का जो वोटर है वो 92% तेजस्वी के साथ। बिल्कुल, तो वो नहीं हिल रहा है। ये साफ बात हो गई कि यहाँ पर स्विंग वोटर के लिए कोई जगह कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। वो अपनी, इसीलिए मैं तेजस्वी यादव को जो 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 मैं बार बार कहता हूं कि वो बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, उनका दुर्भाग्य मैं ये कहूंगा कि जो जंगल राज वाला जो टोकेनिज्म है, जो बाइपोलराइजेशन है, वो उनके मत्थे बार बार आता है। अब कहने के लिए कहा जा सकता है कि भाई इसमें उनकी क्या गलती, वो तो बच्चे थे उस समय, जिस समय उनके माता पिता शासन में थे, वो उनके शासनकाल में तो उनके ऊपर ये बात नहीं आती। लेकिन MY+ को जो वो रोजगार के बहाने युवाओं को अपने पास में जोड़ना चाहते हैं, MYY करना चाहते हैं, मुस्लिम यादव इन यूथ जो वो करना चाहते हैं, तो वो मुझे लगता है कि कोशिश पूरी कर रहे हैं और उनका कोर सपोर्ट उनके लिए बिल्कुल दबंगई से उनके साथ में खड़ा है। 92% लोग तेजस्वी के अलावा कुछ नहीं सोचते, वो है। इसमें एक चीज आपने कर दी तो मैं फिर से सवाल ही कर लेता हूँ, वो अलग है। हालांकि जंगल राज की आपने जिक्र कर दिया, मुझे नहीं समझ आया कि जंगल राज को मैं याद करूं। आपने जो कहा कि भाई लालू यादव राबड़ी यादव का राज था, जंगल राज वो था, लेकिन जंगल राज शब्द कहाँ से कॉइन हुआ था? जंगल राज शब्द कॉइन हुआ था पटना हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन से, जिसमें कि बिहार में बाढ़ आई हुई थी और मिस गवर्नेंस को पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज कहा था। भारतीय जनता पार्टी के जो पूरा मैसेजिंग है या कैंपेन है, उसने उस जंगल राज को मिस गवर्नेंस से लॉ एंड ऑर्डर पर बदल दिया, लॉ एंड ऑर्डर में कन्वर्ट किया। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था वहां, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर बदल दिया। तो इस जो ये कैंपेन का जो फ्लेवर जो बदला बीजेपी ने जंगल राज को कानून व्यवस्था से करते, क्योंकि कानून व्यवस्था से हम डरते हैं ना आम आदमी, मिस गवर्नेंस तो हम रोज ही झेलते हैं। तो क्यों महागठबंधन या आरजेडी खासतौर से ये जंगल राज को नहीं समझा पाई कि भाई ये जंगल राज, वो ये सफाई देती रही कि वो 20 साल पुरानी बात है, लेकिन ये क्यों नहीं कहते रही कि जंगल राज था क्या? किस जंगल राज की बात आप कर रहे हो? मुझे लगता है कि शायद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास में आंकड़ों से इसके समझने की, लेकिन जितना मैं यहाँ पे बात करके समझ पाता हूं वो ये कि जातिगत तरीके से जो ग्रास रूट लेवल पे एक सामाजिक समीकरण के अंदर कटुता कह लें, वैमनस्यता कह लें, या प्रैक्टिकल तरीके से जो समस्याएं हैं वो अभी भी बरकरार है। और जो कोर बेस है आरजेडी का, उस कोर बेस का, और मैं सीधे इस बात को कह सकता हूं कि यादव मतदाताओं का जो समीकरण है वो बहुत सौहार्दपूर्ण समीकरण बाकी ईबीसी या ओबीसी उनके साथ में नहीं है। ठीक है ना? तो ये मुझे लगता है कि बार बार घूम फिर के वो इसलिए आता है क्योंकि जिस समय वो सत्ता में थे उस समय पुलिस पोस्टिंग, ट्रांसफर या बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू थे उसका सीधा समीकरण वो MY समीकरण के साथ में ही कोलैबोरेटेड था। उसमें एम समीकरण में दरअसल शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन, वो वाले फैक्टर थे, वो सारे आ गए थे, और बाकी पुलिस चौकी थाना इंचार्ज के लेवल की जो समस्याएं थी, अपहरण, रंगदारी या गाड़ियों को उठाने की, इलेक्शन के टाइम में मोकामा में हत्या हो जाए, ASI की हत्या हो जाए, पटना में हॉस्पिटल के अंदर बीच पटना शहर में हत्या हो जाए, वो इशू नहीं बनता, मतलब बना नहीं है। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर पर बात या इशू भी बनता है तो वो एक तरह से आयरॉनिकली रिकिंडल करता है। जो अगर आप पुराने लोगों से बात करें तो ये जो घटनाएं हो रही हैं ये उस समय की चीजों को रिकिंडल कर रही हैं कि उस समय ये लगभग रोज होता था, मतलब इस तरीके से इस तरह से कर रहे हैं जी, इस तरीके से हो रहा है।
तो आपका जो ये दुर्भाग्य है। मैं तेजस्वी के लिए मैं कहूंगा उसका दुर्भाग्य है कि उसको उन चीजों की सफाई देनी पड़ती है जो सीधे उसकी कंट्रोल में या उसमें शायद नहीं आई थी। लेकिन ये सामाजिक समीकरण या सामाजिक ताने बाने की समस्या है। ये राजनीतिक ताने बाने की समस्या से ज्यादा सामाजिक ताने बाने की समस्या है, ऐसा मुझे लगता है। अब आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है तीसरा, नीतीश वर्सेस तेजस्वी, लेकिन उसमें सेकंड वाले में ही उसका जवाब मिल जाता है, क्योंकि जो सम्राट को वोट देने वाले लोग हैं वो भी 64% लोग नीतीश के साथ खड़े दिखाई देते हैं, और पीके के भी 38% लोग दिखाई देते हैं। 100 में जो जिन्होंने पीके का नाम लिया उसमें 100 में से 38 लोग जो है वो नीतीश कुमार का नाम लेते हैं एज ए सेकंड। जो तीसरा सवाल है वो अपने आप मतलब वो हो जाता है, परकोलेशन को कह लें या क्यूमुलेटिव तरीके से देखें कि नीतीश वर्सेस तेजस्वी, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि केवल दो ही लोग हों, नीतीश हो और तेजस्वी हो, तो आप किसको देंगे? तो वहां नीतीश जी बाजी मार लेते हैं 46% पर, और तेजस्वी रह जाते हैं 41% पे। तो फिर आप तो वैसा ये करके सारा रिजल्ट बता दिया ना कुल मिलाकर। नहीं, रिजल्ट बताने की बात नहीं है। बाइपोलैरिटी अगर इंड्यूस होती है तो इस तरह के रिजल्ट आएंगे, लेकिन बाइपोलैरिटी 100% इंड्यूस होगी कि नहीं होगी, नहीं, प्रशांत के कैंडिडेट 50% भी यदि होती है तो बाइपोलैरिटी होती है, 100% तब कुछ होता होगी। नहीं ना। और बाइपोलैरिटी इंडक्शन में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रोल महिला मतदाताओं का, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि महिला मतदाताओं ये के तो और टर्नआउट, आपको नीतीश कुमार की तरफ ले जाती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ले जाती हैं। और एक बड़ी विचित्र सी चीज है, अभी हमारे और सहयोगी हैं जो सी वोटर के फेलो हैं, कार्तिकेय बत्रा, उन्होंने कल बातचीत में मुझसे कहा, उन्होंने कोई एक पुराने शोध पत्र उसके साथ में निकाला कि बहुत बारीक समझने वाले लोगों में से। महिलाओं का इंडिपेंडेंट वोटिंग बिहेवियर ये समाज के निचले तबकों में ज्यादा है, ऊपर के तबकों में इंडिपेंडेंट वोटिंग बिहेवियर कम है। मैं उनको क्रेडिट दे रहा हूं इस शोध के लिए, क्योंकि मैंने उनसे बोला है कि भाई आप क्वेश्चनर डेवलप कीजिए ताकि इसको सत्यापन के लिए आंकड़ों के साथ में, उन्होंने 2-3 शोध पत्रों का उन्होंने हवाला देते हुए मुझे कल ये बात बोली। अब उससे ये लग रहा है बारीक सवाल, बारीक समझ रखते हैं, हाँ, महीन बारीक समझ से समझ काम रखते हैं, करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी समझ रखते हैं। तो उनके इससे मुझे समझ में आया कि अगर समाज का बॉटम ऑफ द पिरामिड में इकोनॉमिक हार्डशिप के कारण या काम के कारण महिलाओं को वोट देते समय की जो फ्रीडम है वो ज्यादा है, तो ये और क्लासिकल बात है जो नीतीश कुमार के एक्चुअली पक्ष में काम करनी चाहिए अगर आप वैसे देखें तो। क्योंकि अपर कास्ट में फैमिली वोट भी जा रहा है तो भी तो वो एक ही तरफ ज्यादा जाएगा, ये भी पता है हमको, है ना। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आज हमारे सहयोगी ने और एक बहुत क्लासिकल बात बोली, वो ये कि माइनॉरिटीज के एक वर्ग में समहाउ नीतीश कुमार बने रहे या जेडीयू बने रहे, इसके ऊपर भी एक है, और उसका रीजन एंटी आरजेडी नहीं है, उसका रीजन एंटी बीजेपीज्म है। उनको ये डर है एक माइनॉरिटीज के वर्ग को कि अगर जेडीयू समाप्त हो गया तो बिहार दूसरा यूपी हो जाएगा, जहां पे बीजेपी पूरा स्वीप कर जाएगी और उनके पास में कोई बफर नहीं रहेगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो बहुत सारी जगहों पे उन सहयोगियों का ये मानना है कि हो सकता है कि एक सेक्शन जो है माइनॉरिटी मतदाताओं का वो नीतीश कुमार को के कैंडिडेट को जिताने के लिए भी वोट करे। अब ये जब आप असल में होता क्या है, आप 10 तरीके के आर्ग्यूमेंट सुने, जब एक तरफ तो आपको लगता है कि ये होगा, दूसरी तरफ का काउंटर आर्ग्यूमेंट सुनता है ये होगा, अंत में घूम फिर के आप आते हो कि अच्छा आंकड़ों में क्या आ रहा है, डेटा में क्या आ रहा है, तो वो देखें। तो मैंने, लेकिन डेटा में जो है वो मुझे दिखा नहीं, मुझे अभी तक जितना डेटा में दिख रहा है वन वे ट्रैफिक की तरह से माइनॉरिटीज के वोट तेजस्वी यादव को ही जा रहा है। इसलिए समझता हूं क्योंकि जेडीयू को अभी का वोटर बीजेपी से अलग नहीं देख रहा, और बीजेपी खासतौर से माइनॉरिटी वोटर है, तो इसलिए उसका वहां जाने की संभावना मुझे थोड़ी सी कम लगती है, लेकिन ये एक आइडिया हो सकता है। लेकिन जो चौथा सवाल जिसके लिए मैंने पहले कहा था कि जो प्रशांत किशोर जी के पास लीक हुआ सी वोटर से कि if एनडीए गेट्स मेजॉरिटी और नीतीश डजंट बिकम सीएम, तो कौन होगा? मतलब यदि नीतीश नहीं बनते सीएम एनडीए की मेजॉरिटी मिलने पर, तो कौन सबसे बड़ी पसंद है? तो वो है सम्राट चौधरी, करीब करीब 30% पे। मतलब बीजेपी के और चिराग पासवान नंबर 2 पे हैं वहां पे, नॉन नीति पोस्ट नीतीश सिनेरियो में सम्राट नंबर 1 आ रहे हैं, चिराग पासवान का नाम नंबर 2 आ रहा है। और बाकी बीजेपी के जितने लीडर हैं वो काफी नीचे रैंक एंड फाइल में आ रहे हैं। मजे की बात यह है कि जेडीयू के नेता दूसरे कोई नहीं दिख रहे हैं उसमें,
आते ही कोई नहीं नहीं है, था। नहीं आते जेडीयू का उसमें। तो कोई नेता नहीं है ना एक्चुअली। तो वही जो जो तेजस्वी की स्थिति है वही हाँ, वही लगभग ठीक है। नीतीश जी की स्थिति इधर है कि नीतीश कुमार अगर फील्ड में नहीं है तो जेडीयू के और किसी दूसरे नेता का नाम उसमें कहीं नहीं हमको परिलक्षित हो रहा है। तो ये है इंटरेस्टिंग फैक्टर। लेकिन मुझे लगता नहीं विजय जी कि पहली बात तो अगर ये लोग सत्ता में आएंगे तो ये मुझे ऐसा अब लगता है जेडीयू के नंबर अच्छे खासे होंगे। अगर ये सत्ता में आते हैं, बिना जेडीयू के अच्छे नंबर लाए हुए ये लोग सत्ता में नहीं आ सकते। और हाँ, तो जेडीयू के आखिरी नंबर, हाँ नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली मुझे लग रहा पॉसिबल, है कि जेडीयू मतलब ये भी हो सकता है कि जेडीयू की सीट ज्यादा हो जाए, जो पहले नहीं लग रहा था। पूरी संभावना है, पूरी लेकिन संभावना 55 है इस बात की कि जेडीयू की यशवंत सीट पिछली बार से ज्यादा हो। इस बात पे यशवंत जी मैं के इंकार साथ नहीं करूं, अगर अगर ये यश, सत्ता में आ रहे हैं तो, है नहीं ना। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ यशवंत जी के साथ 55 मिनट बात करने के बाद आखिरी सवाल में मैं अगर मगर उम्मीद ही नहीं करता, मेरे जो दर्शक है वो भी नहीं करते कि अरे यशवंत जी के साथ भी बात करके आप अगर मगर पे कह रहे हो कि इफ ऐसा होगा तो चाची की मूछें होगी तो चाचा होंगे, वो यशवंत जी के साथ नहीं चल नहीं सकता। नहीं, चाचा तो केवल एक ही है इस राज्य में, वो नीतीश कुमार है। उसमें कोई संदेह नहीं है। आप अगर लगाए चाहे मगर लगाए, चाचा केवल एक ही है इस राज्य में, और कोई नहीं है। और इंटरेस्टिंग है, ये अपने आप में फेनोमिना है। क्योंकि मैं मतलब नीतीश जी जीतेंगे हारेंगे, सत्ता में रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि पॉपुलैरिटी में देखिए बहुत आगे होने के बाद में भी इवेंचुअली लोकल इनकम्बेंसी के कारण नवीन पटनायक भी सत्ता के बाहर हो गए। बाहर हो गए। जबकि जबकि उनके वोट बीजेपी से ज्यादा आए वहां पे। मजे की बात ये, हाँ जी, उड़ीसा में वोट टोटल बीजेपी से वोट। ज्यादा बीजेडी को पड़े, लेकिन सत्ता के बाहर हो गए। तो नीतीश कुमार एक फेनोमिना है। मैं बहुत इंटरेस्ट, मेरा मेरा दरअसल इंटरेस्ट सोशियो इकोनॉमिक आज की तारीख में इस राजनीति से ज्यादा ये है। और मैं आपको आपसे पूरी तरह शेयर करना चाहूंगा, ताकि मैं चाहूंगा आपके दर्शक भी इस चीज को थोड़ा सा समझें। देखिए, नी जर्क लाभार्थी योजना ये वन टाइम एप्लीकेशन की तरह हर कोई लाता है, करता है, ठीक है ना। उसमें नीतीश कुमार मेरे लिए केस स्टडी है जनरेशनल पॉलिसी के लिए। क्योंकि महिलाओं के लिए जो 20-25 साल पहले पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति, जब वो वही पढ़ सब के महिलाएं निकल आज आए वो कर तो रही हैं। माता पिता को पैसे देना, उनकी शादी की व्यवस्था करना, आज की तारीख में 10,000 डालना, ये जनरेशनल पॉलिटिक्स है, जिसमें उनको मदद इस बात की मिली कि वो लगातार सत्ता में रहे इसको। लेकिन इस बात का श्रेय उनको जाना चाहिए, किसी भी नेता को जनरेशनल पॉलिसी इंप्लीमेंट करते समय इस बात का भान नहीं होता कि वो 20 साल सत्ता में रहेगा। हाँ, जनरेशनल पॉलिसी को लाना उसकी सोच कि रिगार्डलेस में या जीतूं हारूं या मुझे ये करना है, ये आगे तक। हाँ, ये बड़ी बात है। अगर नीतीश कुमार सत्ता में वापस आते हैं तो विजय जी मेरा मानना है कि आने वाले बहुत सारे पॉलिटिशियंस के लिए ये एक लाइन होगी कि जनरेशनल पॉलिसीज लाइए, नील जग पॉलिसीज मत लाइए, मत कीजिए। ये मत बहुत कीजिए। महत्वपूर्ण बात है इसके लिए। ये मेरा बहुत निगाह इस बात पे है। और अगर वो नहीं सत्ता में आते हैं तो जनरेशनल पॉलिसीज लाने की भी लिमिटेशन क्या है ये कितनी समझ है, में आएंगी। कितनी और हो सकती है। नीजर पॉलिसीज का एक नया दौर शुरू होगा फिर। क्योंकि हमको भी पता है कि जब केंद्र सरकार ही 1.5 करोड़ नौकरियां देता है तो राज्य की कोई सरकार 2.5 करोड़ नौकरी कैसे 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी देगी, कैसे देंगे। ठीक है ना। तो वो एक प्रश्न चिन्ह इस बात पे लगेगा कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन तो दूर की बात है, प्रॉमिस और पॉलिसी के बीच का गैप कि आप कैसे बोलें क्या बोलें। ये चुनाव दरअसल बिहार का एक वाटरशेड मूवमेंट होगा भारतीय राजनीति के पॉलिसी पर्सपेक्टिव से, कि कैसे समझने लोग की। चुनाव लड़ें। बहुत गंभीर है, ये छोटा नहीं है। मेरी निगाह इस पे बनी हुई है कि क्या नतीजे आते हैं और उसको कैसे आने वाले समय में देश के बाकी नेता उससे क्या सीख करके किस तरीके की राजनीति आने वाले समय में करना चाहेंगे। चलिए, देखते हैं कि क्या नतीजे आते हैं, क्या बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा, और इतनी बारीक तरीके से समझ मेरे ख्याल से बहुत सारे कम लोगों से बातचीत में आ पाती है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, और ट्रैक करते बहुत रहिए, बहुत और फिर हम धन्यवाद। चुनाव के बाद भी बात करेंगे कि क्या हो रहा है। यशवंत के साथ बिल्कुल। बात करने में तो मज़ा तो आता ही है, और वो जितना अच्छा काम करते हैं उससे और मज़ा आता है। तो नहीं, चलिए, आपके अच्छा दर्शकों काम। का बहुत आभार, बहुत ज्यादा स्नेह मिलता है। बहुत और प्यार मुझे करते हैं लोग बहुत आपको। बहुत लोग संदेश देते हैं, और मुझे जो फीडबैक मिलता है उससे और बेहतर काम करने की और हमको मदद मिलती है। तो आपके दर्शकों से अनुरोध है,
अगर आप लोगों के दिमाग में कभी कोई ऐसे सवाल आते हैं कि यशवंत जी सर्वे में ये सवाल पूछिए, ये भी पूछना चाहिए, कृपया अपने सुझाव दीजिए, हम लोग उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत आपको। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि